संचित ने कार्तिक से कहा, मैंने तुझे रागिनी जी से बात करने के लिए कितनी बार फोन किए, मगर तुमने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। संचित की बात सुनकर अब कार्तिक को याद आया कि जब वो दीदी के यहाँ गया था तो उसके 3-4 दिन बाद ही संचित ने उसे बहुत फोन किए, मगर उसने एक बार भी उसे अच्छे से बात नहीं की। कार्तिक यही सब सोच रहा था और बाकी घर वालों के साथ साथ रागिनी भी हैरान होकर कभी कार्तिक को देखती तो कभी संचित को। सभी घर वालों के मन में ये सवाल आ रहा था कि कार्तिक रागिनी को शादी से पहले ही जानता था, मगर कैसे, और संचित वो क्यों कार्तिक को फोन कर उसे रागिनी के बारे में बताना चाह रहा था। कोई कार्तिक से इस बारे में पूछता, इससे पहले ही उनके कानों में रागिनी की आवाज पड़ी जो संचित से सवाल कर रही थी। रागिनी ने संचित से पूछा, आप मुझे कैसे जानते थे और आप ये सब कार्तिक जी को क्यों बताना चाहते थे कि मेरे और मेरे घर वालों के साथ धोखा किया जा रहा था। संचित रागिनी के पास आकर खड़ा हो गया। उसने रागिनी को देखकर कहा, मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ आया हूँ भाभी जी। संचित ने रागिनी का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठाकर कहा, पहले आप यहाँ आराम से बैठ जाइए, और बाकी सभी घर वालों की तरफ देखकर कहा, आप सब भी आराम से बैठ जाइए, बातें थोड़ी लंबी जाने वाली हैं। संचित की बात मानकर सब वहीं सोफे पर बैठ गए। संचित रागिनी के सामने मेज पर बैठ गया। कार्तिक रागिनी के बराबर में आकर बैठ गया। सामने विनोद जी और सुगंधा जी बैठ गए और आशा काकी एक तरफ बैठ गईं। संचित ने रागिनी की तरफ देखकर कहा, पहला सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा है वो मेरे ख्याल से यही होगा कि मुझे आपके बारे में कैसे पता चला। रागिनी ने हाँ में गर्दन हिला दी। संचित ने मुस्कुराकर कार्तिक की तरफ देखकर कहा, इसकी वजह से। रागिनी की गर्दन तुरंत कार्तिक की तरफ घूम गई, जिसे देखकर कार्तिक ने हड़बड़ाकर रागिनी की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया, सच्ची। कार्तिक, रागिनी और संचित की बातें बाकी घर वालों के सर के ऊपर से जा रही थीं, जिसकी वजह से विनोद जी ने झुंझलाहट के साथ कहा, किसने किसको क्या बताया और क्या नहीं बताया, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। और कार्तिक, ये तुम्हारा और रागिनी का क्या मसला है? संचित ने अपने पापा की तरफ देखकर कहा, बताऊंगा पापा, मैं सब बताऊंगा, बस थोड़ा सब्र रखें। संचित ने वापस रागिनी की तरफ देखा और आगे कहा, एक रात कार्तिक देर से घर आया था, सब खाना खाकर सो गए थे, बस मैं ही जाग रहा था। मैं इससे फोन करके पूछना चाह रहा था कि ये कब तक घर आएगा, मगर इसने कोई जवाब नहीं दिया, और ऐसा इसने एक बार नहीं 2-3 बार किया। मुझे इसकी चिंता होने लगी क्योंकि ये कभी भी ऐसी हरकत नहीं करता था, इसलिए मैं इसे ढूंढने के लिए घर से निकलने ही वाला था कि मुझे इसकी कार की आवाज़ आई। मैंने बाहर आकर देखा तो मैं हैरान रह गया। संचित ने एक नज़र कार्तिक को देखा जो गर्दन नीचे करके बैठा सब बातें सुन रहा था। संचित ने आगे कहा, ये लड़का शराब पीकर घर आया था और इसने इस हद तक पी थी, ये लड़का सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैं इसे सहारा देकर इसके कमरे तक ले आया। ये लगातार कुछ बड़बड़ा रहा था, मगर मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। कमरे में ले जाकर मैंने इसे बेड पर लिटा दिया। इसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और उसमें से एक लड़की की तस्वीर निकालकर मुझे दिखाई और कहने लगा, भाई मेरा प्यार शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। मैंने पूछा, कौन है ये लड़की, और कार्तिक मुझे अपना नाम बताकर नशे के कारण नींद में चला गया। कुछ देर तो मैं वहीं बैठा सोचता रहा क्या करूं क्या नहीं। फिर मैंने इसके फ़ोन से आपकी फ़ोटो अपने फ़ोन में ली और इसे अच्छे से सुलाकर बाहर आ गया। ये तो सो गया, पर मेरी नींद खराब कर दी इसने। संचित थोड़ी देर रुका और उठकर रसोई की तरफ चला गया। सब उसकी तरफ देखते रह गए। जब संचित वापस आया तो उसके हाथ में पानी का गिलास था। घर वालों को अपनी तरफ अजीब निगाहों से देखता पाकर उसने कहा, जब से आया हूँ तब से लगातार बोल ही रहा हूँ और बोलते बोलते मेरा गला सूख गया, इसलिए पानी लेने गया था। आप लोगों को भी चाहिए तो बता दीजिए। इतना कहकर संचित हंस दिया और बाकी घर वालों के चेहरे पर भी हंसी आ गई। संचित वापस अपनी जगह पर बैठ गया और आगे की बात बताने लगा। अगले दिन से ही मैं आपको ढूंढने की कोशिश करने लगा और मेरी ये कोशिश उसी दिन शाम तक कामयाब भी हो गई, क्योंकि कार्तिक ने मुझे
हमारा परिवार में जाने के लिए कहा था। वहाँ इसकी कोई ज़रूरी फाइल रह गई थी और जब मैं वहाँ गया तो मुझे आप वहाँ से बाहर की ओर जाती हुई दिखाई दी और मैं चुपचाप आपके पीछे पीछे चल दिया। मैं आपका पीछा करते हुए आपके घर तक आ गया। उसके बाद मुझे आपके बारे में जानकारी निकालने में कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि जिस ऑफिस में अमन भैया काम करते हैं वहाँ मेरा एक दोस्त काम करता है और उसकी अमन भैया से अच्छी बनती भी है। बस फिर क्या था, मैंने उसे आधा अधूरा सच बताकर आपके रिश्ते की सारी जानकारी एकत्र कर ली। उसके बाद मैंने अमन भैया से बात करने के बारे में सोचा, क्योंकि मेरे उस दोस्त ने बताया था कि लड़के वालों की इतनी जल्दबाजी अमन भैया को भी खटक रही थी। मैं अमन भैया से 2-3 दिन बाद मिला और इन 2-3 दिनों में मैंने उस लड़के और उसके परिवार वालों के बारे में बहुत कुछ पता कर लिया, जो आपका रिश्ता वहाँ से हटाने के लिए काफ़ी था। वे सब जानकारी अमन भैया को देने के बाद मैंने उन्हें कार्तिक के बारे में भी बता दिया था, मगर हम कुछ कर पाते इससे पहले ही ये मेरा देवदास भाई अपनी पहली मोहब्बत का एक हल्का सा झटका भी नहीं झेल पाया और अपना बोरिया बिस्तर उठाकर दीदी के यहाँ चला गया। संचित रागिनी के साथ साथ कार्तिक और बाकी घर वालों की उलझन को भी सुलझा रहा था। सबके पास अपने अपने सवाल थे और सब उन्हीं सवालों की भीड़ में उलझे हुए थे। जब संचित ने बताया कि वो अमन भैया से मिला था और उसने अमन भैया को उस लड़के की सच्चाई के साथ साथ ये भी बता दिया था कि कार्तिक रागिनी को पसंद करता है, ये बात रागिनी को एक और झटका दे गई। रागिनी ने हैरत भरी नज़रों के साथ संचित की तरफ देखा, जिसमें कुछ और सवाल भी संचित को साफ साफ नजर आ रहे थे। संचित ने रागिनी के उन सवालों को समझकर एक हल्की सी मुस्कान चेहरे पर सजाकर कहा, नहीं भाभी जी, कार्तिक के बारे में मैंने सिर्फ अमन भैया को ही बताया था। अंकल आंटी से इस बारे में मेरी कोई बात ही नहीं हुई और ना ही कभी मौका मिला। अब संचित बाकी सब घर वालों की तरफ देखने लगा। सबके मन में अब ये सवाल आ रहा था कि अगर अमन पहले से ही सब जानता था तो उसने अपनी बहन के साथ इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया। अगर कार्तिक समय पर नहीं आ पाता तो क्या होता। संचित ने सबकी तरफ देखकर कहा, कार्तिक को फोन कर करके मैं थक चुका था। कार्तिक की ओर से जवाब ना पाकर मैंने ही अमन भैया को ये सब नाटक रचने के लिए कहा था। पहले तो अमन भैया इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। बड़ी मेहनत के बाद अमन भैया को मनाया और तब जाकर जैसा मैंने सोचा था वो सब वैसा ही हो पाया। सुगंधा जी ने कहा, संचित बेटा, तुम कार्तिक के वापस आने का इंतजार भी तो कर सकते थे, इतनी जल्दी क्या थी। संचित, जल्दी थी मम्मी, वो लड़का और उसका पापा इस हद तक गिर गए थे कि वो भाभी जी को किडनैप करने का प्लान बना चुके थे और उनकी जिंदगी बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर चुके थे। वो तो शुक्र है हमें सही समय पर उनके इरादे पता चल गए और हमने भाभी जी को बचा लिया। अब अमन भैया को चिंता रहने लगी थी। वैसे उन्होंने अपनी बहन को इस काबिल बना दिया था कि वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है, मगर फिर भी एक भाई का मन है और इसी घटना को सोचते हुए अमन भैया को मेरी बात माननी पड़ी। अब रागिनी को एक एक कर सारी घटनाएं याद आने लगीं। उसे याद आने लगा जब वो शाम के समय बाजार गई हुई थी तो अमन भैया ने उसे फ़ोन कर पूछा था कि इस वक्त कहाँ है। उनकी आवाज़ बहुत ही घबराई हुई सी लग रही थी। आज रागिनी को समझ आया था उस दिन अमन भैया इतने घबराए हुए क्यों थे। विनोद जी ने अब कार्तिक की तरफ देखा, जो अब भी किसी सोच में गुम था। उसे देखकर विनोद जी ने कहा, अब तुम बताओगे कि तुम रागिनी को कैसे जानते थे और तुम उसे कब से पसंद करते थे। विनोद जी की आवाज़ से कार्तिक ने गर्दन उठाकर उनकी तरफ देखा। कार्तिक ने उनकी तरफ देखकर उन्हें रागिनी से मिलने से लेकर उसे पसंद करने तक की सारी बातें सिलसिलेवार बता दी, जिसे सुनकर विनोद जी के साथ साथ सुगंधा जी को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से से कार्तिक की तरफ देखकर कहा, कर दिया ना आज पर आया। अगर आज जीजी और जीजाजी होते तब भी तुम यही हरकत करते। एक बार हमें इस बारे में बताते तो सही, हम खुद सामने से तुम्हारे लिए रागिनी का हाथ मांगने जाते रागिनी के घर। कार्तिक सुगंधा जी के पास आकर उनके पैरों की तरफ घुटनों के बल बैठ गया और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बड़े ही प्यार से कहा, क्या बताता आपको, यही कि जिस लड़की से आपके बेटे को प्यार हुआ है उसकी शादी कहीं और तय हो गई है। और बताता भी तो किस आधार पर। मैं तो जानता भी नहीं था
कि जिस लड़की से मुझे प्यार हुआ है वो भी मुझसे ही प्यार करती है या नहीं, और मैं इसे जबरदस्ती तो अपने प्यार को अपने साथ नहीं बांध सकता था ना। सुगंधा जी ने कार्तिक के चेहरे को प्यार से छूकर कहा, तुम एक बार हमें बताते तो सही, हम अपनी तरफ से कोशिश तो कर ही सकते थे ना। सुगंधा जी ने आगे कहा, और तुम तो जानते भी नहीं थे कि संचित की शादी किस लड़की के साथ हो रही है, फिर भी तुम इस शादी के लिए तैयार हो गए। कार्तिक, मैं उस दिन सुबह ही तो आया था, इसलिए मुझे पता नहीं था, मगर मैं अपने घर वालों की और उस लड़की की बेइज्जती भी नहीं करवा सकता था। जब मैं शादी करके सब कुछ ठीक कर सकता था, तो इसलिए मैंने बिना किसी सोच विचार के शादी के लिए हाँ कर दी थी। मगर मुझे नहीं पता था कि ये मेरी ज़िंदगी का इतना खूबसूरत फैसला होगा। अब सबको अपने अपने सवालों के जवाब मिल चुके थे। आशा काकी ने उठते हुए कहा, अब इन्हीं सब सवाल जवाब से पेट भरना है या कुछ खाना भी है। सुगंधा जी भी उठते हुए कहने लगीं, मिलकर खाना बनाते हैं। अरे हाँ चलिए आशा दीदी। अब वे दोनों रसोई की तरफ चली गईं और उनके पीछे पीछे रागनी भी चली आई। थोड़ी देर बाद खाना बनकर तैयार हो चुका था। तब तक कार्तिक और संचित भी चेंज करके आ चुके थे। इतने दिनों के बाद सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे। इन्हीं सब बातों के सिलसिले के बीच सबने खाना खाया। खाना खाकर रागनी, आशा काकी और सुगंधा जी वापस रसोई में काम निपटाने लगीं। कार्तिक, संचित और विनोद जी बाहर टहलने निकल गए थे। सब अपने अपने कमरे में आ गए थे। विनोद जी को कमरे में आता देखकर सुगंधा जी ने कहा, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है जी, मगर अब भी आप परेशान नजर आ रहे हैं। परेशान तो मैं अब भी हूँ सुगंधा, विनोद जी ने बेड पर बैठते हुए कहा। और बात है भी परेशान करने वाली, सुगंधा जी ने भी बेड पर विनोद जी के पास बैठते हुए कहा। ऐसी कौन सी बात है जी? विनोद जी ने सुगंधा जी की तरफ देखते हुए कहा, हम समधी जी और समधन जी को कैसे समझाएंगे? विनोद जी की बात सुनकर सुगंधा जी भी सोच में पड़ गईं। विनोद जी और सुगंधा जी को अब इस बात की चिंता थी कि वे लोग सोहन जी और सुनीता जी को ये सब कैसे समझाएंगे। कार्तिक और रागिनी बेड पर एक दूसरे से करवट लेकर लेटे हुए थे। दोनों में से नींद किसी को भी नहीं आ रही थी। जब से संचित ने सारी बातें बताईं, तब से ही रागिनी किसी बात की चिंता में थी। कार्तिक ने रागिनी की तरफ करवट लेकर उसे आवाज लगाई, रागिनी सो गई क्या? रागिनी भी अब सीधे होकर लेट गई और ऊपर लगे पंखे को देखकर कहने लगी, नींद नहीं आ रही है। कार्तिक ने उसके चेहरे पर नजर टिकाकर कहा, चिंता मत करो, अमन भैया माँ पापा को सारी बातें अपने तरीके से समझा देंगे। रागिनी वैसे ही लेटी रही। उसने कहा, मुझे पता है भैया सब संभाल लेंगे। कार्तिक, जब तुम्हें पता है भैया सब संभाल लेंगे, फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? रागिनी, मुझे चिंता किस बात की नहीं है, बस यही सोच सोच कर डर लग रहा है कि अगर वे लोग अपने इरादों में कामयाब हो जाते तो क्या होता? वे लोग मेरे द्वारा पापा का किस हद तक फायदा उठाते? अगर संचित जी को आपके और मेरे बारे में पता न चलता तो वे लोग मेरे साथ कुछ भी। रागिनी के इतना कहते ही कार्तिक ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भरकर अपने सीने से लगा लिया और रागिनी उसकी बाहों का सहारा पाते ही खुलकर रो पड़ी। ऐसा अक्सर होता है, जो घटना व्यक्ति के साथ घट सकती थी, उस घटना का परिणाम सोचकर भी वो व्यक्ति अंदर ही अंदर डर जाता है। अगर ये सब हो जाता तो क्या होता? उस समय मस्तिष्क भी अधिकतर नकारात्मक संभावनाओं का ही विचार करता है। अपनी बाहों में रागिनी को समेटे हुए कार्तिक रागिनी के सर को प्यार से सहला रहा था। वो समझता था कि रागिनी का डर कहीं ना कहीं सही भी था, क्योंकि वो एक बार बड़ी मुश्किल से खुद को बचाकर भागी थी। रागिनी के मस्तिष्क ने उसके अतीत की उस पुरानी घटना को इस घटना के साथ जोड़कर जो नई समीकरण का निर्माण किया था, उस समीकरण के परिणाम स्वरूप रागिनी का डरना भी कहीं ना कहीं उचित ही था। कार्तिक रागिनी के सर को प्यार से सहलाता रहा और रागिनी अब दुनिया जहान की चिंता को भूलकर किसी मासूम बच्ची की तरह कार्तिक की बाहों को अपने लिए सबसे सुरक्षित स्थान समझकर सो चुकी थी। कार्तिक ने उसे खुद से अलग किया और उसकी मासूमियत को देखकर कार्तिक को उस पर बहुत प्यार आने लगा। उसने आगे बढ़कर रागिनी के माथे को चूम लिया और कहा, शायद अभी थोड़ा इंतजार और लिखा है मेरे हिस्से में तुम्हारा प्यार पाने के लिए। कार्तिक ने रागिनी को अच्छे से लिटाकर उसे कंबल उड़ा दिया
और खुद भी लेट गया। लेटकर कार्तिक रागिनी को निहारने लगा। रागिनी को देखते देखते कब वो नींद की आगोश में चला गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। संचित अपने कमरे में आया तो हैरान रह गया। उसका कमरा आज भी वैसा ही था जैसा वो हमेशा अपने कमरे को रखता था। उसकी हर चीज अपनी जगह पर रखी हुई थी। संचित अपने कमरे को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। संचित ने आकर अपनी अलमारी खोली और कपड़े लेकर चेंज करने चला गया। चेंज करने के बाद संचित आकर बेड पर लेट गया। संचित जब से घर लौटा था तब से अब तक उसे अपने फ़ोन का भी ख्याल नहीं आया था। संचित को अब पारस की भी याद आने लगी थी। उसने तुरंत ही अपना फ़ोन साइड टेबल से उठाया और पारस को फ़ोन मिला दिया। पारस भी अपने घर आ चुका था और उसने संचित को अपने पहुंचने का मैसेज भी छोड़ रखा था, मगर संचित ने मैसेज नहीं देखा और पारस को फ़ोन कर दिया। इस वक्त संचित का नाम अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखकर पारस के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। उसने कॉल रिसीव कर फ़ोन कान से लगाया। कॉल रिसीव होते ही संचित ने कहा, सॉरी, यहाँ आते ही सबके सवाल जवाब शुरू हो गए थे, इसलिए आपको कॉल या मैसेज करने का ध्यान ही नहीं रहा। पारस, इट्स ओके, मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है। पारस ने थोड़ा रुक कर कहा, अब तुम मुझे ये बताओ, वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? संचित, हम अभी तक तो सब ठीक है, मगर मुझे चिंता इस बात की है कि भाभी जी के घर वाले जाने कैसे रिएक्ट करें। इस सारे झमेले में मैं अमन भैया को भी कॉल या मैसेज नहीं कर पाया। पारस, कोई बात नहीं, ये बात रागिनी जी के भविष्य से जुड़ी हुई थी और तुमने और अमन ने मिलकर जो कुछ भी किया वो कार्तिक और रागिनी जी की भलाई के लिए ही तो किया था। रागिनी जी के घर वाले समझ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। पारस संचित को समझा रहा था क्योंकि पारस जानता था जब संचित रागिनी जी को शादी के मंडप में छोड़कर आया था वो कितना परेशान था। जब तक उसे ये खबर नहीं मिली कि कार्तिक और रागिनी की शादी हो गई है तब तक उसे एक पल के लिए भी चैन नहीं आया था। बात बदलने के इरादे से पारस ने संचित से पूछा, और तुमने अपने घर वालों को हमारे बारे में कुछ बताया? संचित, अभी तो भाभी जी और कार्तिक वाला मसला ही घर वालों को समझाया है। अब इसमें अगर मैं हमारे रिश्ते के बारे में कोई बात करता तो बात और उलझ सकती थी, क्योंकि हमारा रिश्ता नॉर्मल नहीं है ना। ऐसे में घर वालों को हमारे रिश्ते के बारे में बताने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा ही। पारस, मैं समझ सकता हूँ, उन दोनों के लिए भी ये सब बातें हैरान करने वाली ही थीं, और अभी तो रागिनी जी के परिवार वालों को भी समझाना है। कोई बात नहीं, इस बार हम अपने रिश्ते की बात अपने अपने घर वालों को बताकर ही वापस जाएंगे। संचित, वैसे मुझे आपको कुछ बताना है। पारस, हाँ बताओ ना, मैं सुन रहा हूँ। पारस ने ये बात जिस प्यार भरे ढंग से कही थी उसे महसूस कर संचित के कान लाल हो गए थे। संचित ने एक लंबी सांस छोड़कर कहा, कार्तिक को हमारे बारे में पता चल गया है। इतना सुनते ही पारस के हाथ से उसका फोन छूट गया, मगर उसने नीचे गिरने से पहले ही उसे पकड़ लिया और वापस कान से लगाकर कहा, क्या? मगर उसे कैसे पता चला? संचित, शायद उसने हमें कुछ अच्छी तरह से नोटिस किया हो, क्योंकि उसने ही सामने से मुझे पूछा था जब हम वापस घर आ रहे थे। पारस, हम ये हो सकता है। रात का समय था। पारस और संचित दोनों फोन पर बातें कर रहे थे। संचित ने पारस को एक हल्का सा झटका दिया था, ये बताकर कि कार्तिक उन दोनों के रिश्ते के बारे में जान गया है। पारस ने हैरान होकर संचित से पूछा, उसे कैसे पता चल गया हमारे बारे में? संचित ने सामान्य लहजे के साथ कहा, जब वो यहाँ घर आया था तो उसने हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी अच्छे से नोटिस कर लिया होगा, क्योंकि जब हम वापस आ रहे थे तो उसने सामने से मुझसे हमारे रिश्ते के बारे में पूछा था। पारस, और आगे की हमारी दास्तान तुमने खुद से ही पूरी सुना दी होगी। संचित, हाँ, मैंने उसे हमारे बारे में सब बता दिया। मैंने ये सोचकर कार्तिक को सब बताया कि जब मैं अपने घर वालों के सामने ये बताऊं कि मैं जिससे प्यार करता हूं वो कोई खूबसूरत सी लड़की नहीं बल्कि एक बहुत ही हैंडसम लड़का है, तो उस समय कार्तिक हमारे रिश्ते को घर वालों के सामने सपोर्ट करे। पारस संचित की बात सुनकर मुस्कुराकर रह गया। सामने से कोई जवाब न मिलता पाकर संचित ने कहा, अगर मेरी समझदारी पर मुस्कुराना हो गया हो तो आप मेरी थोड़ी सी तारीफ भी कर सकते हैं। मगर जैसा कि संचित को उम्मीद थी वैसा ही हुआ।
सामने से पारस की भारी सी आवाज आई, जो अपनी मुस्कान छिपाकर संचित से कह रहा था, ठीक है, हम कल बात करते हैं। अब रात काफी हो गई है, तुम भी सो जाओ, गुड नाइट। सामने से संचित की मरी सी आवाज आई, ओके गुड नाइट। क्योंकि संचित जानता था पारस तारीफ करने के मामले में जरा कंजूस था। संचित जैसे ही फोन रखकर लेटने लगा, तभी उसके फोन पर व्हाट्सएप मैसेज की टोन बज उठी। उसने अपना फोन उठाकर व्हाट्सएप चेक किया तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। पारस ने कल उसे सुबह 10 बजे उस जगह मिलने बुलाया था जहां अक्सर वे दोनों मिला करते थे, और साथ ही एक प्यारी सी स्माइली भी भेजी हुई थी। संचित ने भी ओके लिखकर भेज दिया और साथ ही कुछ हार्ट्स इमोजी भी। संचित का रिप्लाई देखकर पारस हल्के से हंस दिया। संचित अपना प्यार जताने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। यही बात पारस को पसंद आती थी। संचित में ही वो हमेशा इस रिश्ते को और बेहतर बनाता जा रहा था। ऐसा नहीं था कि पारस की तरफ से कोई कोशिश कम थी, मगर वो इतना खुलकर कभी जता नहीं पाता था जितना संचित जताता था। ये सुबह अपने साथ सबके लिए कुछ ना कुछ खास लेकर आई थी। जैसे रागिनी के लिए, जब रागिनी की आंखें खुलीं तो अपने सामने कार्तिक का चेहरा देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। इस वक्त कार्तिक के चेहरे पर एक अलग ही सुकून पसरा हुआ था और रागिनी बड़े ही प्यार से उसे निहार रही थी। जाने उसे एक लम्हे ने रागिनी पर कैसा असर किया। उसने आगे बढ़कर अपने होठों से कार्तिक के गाल को हल्के से छू लिया। कार्तिक नींद में हल्का सा कसमसाया और फिर सो गया। कार्तिक के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। वो जाग रहा था, मगर वो रागिनी के प्यार की तरफ बढ़े इस कदम पर उसे असहज महसूस नहीं करवाना चाहता था, इसलिए ऐसे ही सोने की एक्टिंग करता रहा और रागिनी अपनी इस हरकत पर खुद ही शर्मा कर रह गई। संचित की सुबह आज थोड़ी जल्दी हो गई थी। उसे पारस से मिलने जाने की जल्दी थी, मगर समय तो अपनी गति से ही चलता है। 10 तो 10 बजते ही बजते। घड़ी के संचित के बार बार देखने से जल्दी 10 बजा देती। संचित को बार बार घड़ी की तरफ देखता पाकर नाश्ते की मेज पर बैठे विनोद जी ने पूछ ही लिया, संचित, तुम्हें किसी काम से कहीं जाना है? संचित के लिए ये सवाल थोड़ा अप्रत्याशित था, क्योंकि उसका दिमाग तो पारस से मिलने जाने में ही अटका हुआ था। संचित ने अपने पापा की तरफ देखकर कहा, नहीं पापा, ऐसा तो कुछ नहीं। विनोद जी ने अपना अगला सवाल दागते हुए कहा, घड़ी की तरफ क्यों देख रहे हो? अब संचित को कोई जवाब नहीं सूझा तो कार्तिक, जिसे माजरा कुछ कुछ समझ आ रहा था, वो भी अब तक संचित के मजे ले रहा था। मगर अब संचित को कोई जवाब सूझता ना पाकर कार्तिक ने कहा, मामा जी, आज संचित को अपने एक दोस्त से मिलने जाना है, इसलिए ये बार बार घड़ी देख रहा है। कार्तिक ने आंखों में ही संचित को इशारा किया तो संचित ने तुरंत कहा, हाँ पापा, कार्तिक बिल्कुल सही कह रहा है। विनोद जी ने कुछ नहीं कहा और नाश्ता खत्म कर ऑफिस के लिए निकल गए। कार्तिक भी ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था, मगर अचानक उसे कुछ याद आया और वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर अपने कमरे में चला गया। उसे ऐसे जल्दी में जाते देखकर रागिनी हैरान रह गई। वो कुछ कहती या करती उससे पहले ही सुगंधा जी ने उसे कहा, रागिनी बेटा, जरा जाकर देखो तो कार्तिक इतनी जल्दी में ऊपर क्यों गया? कहीं कोई उसकी फाइल तो नहीं रह गई? जाकर जरा मदद कर दो उसकी। सुगंधा जी के कहते ही रागिनी भी ऊपर की ओर बढ़ गई। कमरे में आकर रागिनी ने देखा कार्तिक एक तरफ खड़ा हुआ था। वो कुछ परेशान भी लग रहा था। रागिनी ने उसके पास आकर कहा, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? कार्तिक ने रागिनी की तरफ देखा और कहा, परेशानी की बात तो है रागिनी, मगर समझ नहीं आ रहा तुमसे कैसे कहूँ। रागिनी, आप आराम से बता सकते हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। कार्तिक ने रागिनी को गहरी निगाहों से देखते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें अपनी परेशानी बता दूं तो तुम पक्का मेरी मदद करोगी ना? कार्तिक के इस तरह देखने भर से ही रागिनी की धड़कनों ने रफ्तार पकड़ ली थी, मगर फिर भी उसने अपने आप को संयत कर कहा, आप अपनी परेशानी बताइए, अगर मेरे पास कोई सुझाव होगा तो पक्का आपको बता दूंगी। इतना कहकर रागिनी ने अपनी नज़रें झुका लीं, क्योंकि अब वो कार्तिक की नज़रों का ताप और सहन नहीं कर सकी। कार्तिक ने रागिनी के पास जाकर बड़े ही मदहोश लहजे में उसके कान के पास अपने होठों को रखकर धीरे से कहा, कैन आई किस यू?
कार्तिक और रागिनी इस वक्त अपने कमरे में खड़े थे। कार्तिक ने रागिनी के पास आकर मदहोश लहजे में उसके कान पर अपने होठों को रखकर धीरे से कहा, कैन आई किस यू। रागिनी ये बात सुनकर अपनी जगह पर जम गई। उसने बड़ी मुश्किल से नजरें उठाकर कार्तिक की तरफ देखा, जो उसकी हाँ का इंतजार कर रहा था। रागिनी ने कार्तिक की आंखों में देखा, जहां उसे इंतजार के साथ साथ एक उम्मीद भी नजर आ रही थी। रागिनी ने बिना पल गवाए अपनी आंखों से ही कार्तिक को इजाजत दे दी और कार्तिक ने रागिनी का चेहरा अपने हाथों में भर लिया। कार्तिक ने रागिनी के माथे को अपने होठों से छू लिया। इस प्यार का एहसास पाकर रागिनी की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। कार्तिक ने एक एक करके उसके गालों को भी चूम लिया और फिर रागिनी के माथे से अपना माथा लगाते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर अपना प्यार जताने का पूरा अधिकार है, अब चाहे मैं जागूं या नींद में हूँ। कार्तिक की बात सुनकर रागिनी ने झिझक में अपनी जीभ को दांतों तले दबा लिया। कार्तिक रागिनी से अलग होकर सीधा कमरे से बाहर निकला ही था कि संचित से टकरा गया। संचित को अपने कमरे के बाहर देखकर कार्तिक ने उससे कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो जाना था ना। संचित, हाँ मैं तुम्हारे साथ जाने वाला हूँ ना, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ बुलाने आया था। वैसे मैंने कुछ नहीं देखा। इतना कहकर संचित नीचे चला गया। कार्तिक अपने बालों में हाथ घुमाता हुआ नीचे चला गया। नीचे जाने से पहले उसने एक नज़र रागिनी की तरफ देखा, जो संचित की बातें सुनकर और झेप गई थी। कार्तिक और संचित दोनों भाई एक साथ चल दिए। कार्तिक ने संचित से पूछा, अमन भैया से बात हुई तुम्हारी? संचित अपने फ़ोन में देख रहा था। फ़ोन में ही देखते हुए उसने कहा, किस बारे में? कार्तिक ने उसके सर पर टपली मारते हुए कहा, मेरे प्यार में डूबे हुए भाई अमन भैया से बात करके अपने आने के बारे में बताया तुमने? संचित ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, ओह शिट, इतनी जरूरी बात मैं कैसे भूल गया। संचित ने तुरंत अमन भैया को फ़ोन मिला दिया। इस वक्त अमन भैया भी अपने ऑफिस जाने के लिए निकल चुके थे। उन्होंने अपने बजते फ़ोन को निकाल कर देखा तो फ़ोन की स्क्रीन पर संचित का नाम देखकर हैरान रह गए। कार को साइड में लगाकर अमन ने कॉल पिक कर हेलो कहा, सब ठीक है संचित, जब से गए हो तब से आज फ़ोन किया है तुमने? संचित से पूछा। संचित ने अमन का अभिवादन स्वीकार कर कहा, भैया मुझे आपको बताना था, मैं घर आ गया हूँ। ये बात अमन को हैरान करने वाली थी। उसने कहा, तुम घर कब आए और तुम्हारे घर वाले वे सब ठीक हैं? रागिनी, क्या वो ठीक है? संचित ने अमन को बिल्कुल शांत लहजे में कहा, भैया घर पर सब ठीक हैं। मैंने भाभी जी के साथ साथ सभी घर वालों को समझा दिया है। बस उनके लिए आपका इन सब में मेरा साथ देना थोड़ा हैरान कर देने वाला था। बाकी सब ठीक हैं। अमन ने आगे कहा, जब तुम घर आए मुझे तभी बताना चाहिए था। हम दोनों मिलकर सबको आराम से समझा सकते थे। अब सारी बातें माँ पापा को मैं कैसे समझाऊंगा? बस मुझे इसी बात की चिंता है। संचित, एक काम करते हैं, आज शाम या तो आप अंकल आंटी को लेकर हमारे घर आ जाइए या हम सब आ जाते हैं। अमन ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, आज शाम? संचित, हाँ आज शाम। कोई परेशानी है? अमन, आज शाम माँ पापा खुद आ रहे हैं तुम्हारे घर मेरी शादी का निमंत्रण देने। ये सुनकर संचित भी थोड़ा परेशान हो गया, मगर उसने कहा, ठीक है, आज शाम आप भी आ जाना उनके साथ, फिर मिलकर हालात संभालते हैं। अमन ने, ठीक है, आज शाम मिलकर देखते हैं, कहकर फ़ोन रख दिया और ऑफिस की तरफ बढ़ गया। संचित की मंजिल भी आ गई थी। उसने कार से उतरने से पहले कार्तिक को घर जल्दी आने के लिए कहा और संचित की बात का जवाब देकर कार्तिक उसे छोड़कर आगे बढ़ गया। संचित थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद एक पार्क में पहुंच गया। इस समय वहां इक्का दुक्का आदमी ही दिख रहा था। संचित को पारस कहीं नहीं दिखाई दिया तो वो वहीं पड़ी एक बेंच पर बैठकर उसका इंतजार करने लगा। अभी मुश्किल से 2 मिनट ही बीते होंगे कि उसे अपने पीछे से पारस की आवाज़ आई, सॉरी मैं लेट हो गया। संचित ने बिना पीछे पलटे अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, इट्स ओके, मैं भी बस अभी ही आया हूँ। पारस उसका हाथ पकड़कर उसकी बगल में आकर बैठ गया। पारस ने सामने देखते हुए पूछा, घर में अब सब ठीक हैं? संचित, हाँ वो तो रात के समय ही सब सही हो गया था पारस,
तो अब रागिनी जी के परिवार वालों को सच कब बताने वाले हो? पारस के इस सवाल के जवाब में संचित ने उसे अपनी और अमन के बीच हुई सारी बात बता दी, जिसे सुनकर पारस ने कहा, हाँ ये भी सही है। थोड़ी देर दोनों खामोश बैठे रहे और संचित पारस की उंगलियों को अपनी उंगलियों में उलझाकर उनसे खेलता रहा। पारस ने कहा, अब हमें चलना चाहिए। संचित, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप हमारे रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को कब बता रहे हैं? पारस ने मुस्कुराकर उसके हाथ से अपने हाथ कसते हुए कहा, बहुत जल्द। थोड़ी देर बाद दोनों वहां से बाहर आ गए। पारस अपने ऑफिस चला गया और संचित घर चला गया। शाम के समय रागिनी, आशा काकी, सुगंधा जी और संचित सब बैठकर चाय पी रहे थे। उसी समय सोहन जी और सुनीता जी का आना हो गया। रागिनी अपने माँ पापा को आया देखकर खुश हो गई और उनके गले लग गई। रागिनी के सर पर हाथ फेरकर सुनीता जी ने कहा, कैसा है मेरा बच्चा? रागिनी ने उनसे अलग होकर कहा, मैं ठीक हूँ माँ, आप बताइए आप कैसी हैं? और माँ, आपने बताया भी नहीं कि आप और पापा आज आने वाले हैं। सोहन जी ने रागिनी से कहा, अब हम अपने बच्चे को सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए नहीं बताया। सुगंधा जी, जो इतनी देर से तीनों की वार्तालाप का लुत्फ उठा रही थीं, उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा, रागिनी बेटा, पहले उन लोगों को अंदर तो आने दो। इतना कहकर उन्होंने सुनीता जी को गले लगाया और हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए सोहन जी का अभिवादन किया। अंदर आकर जैसे ही सोहन जी और सुनीता जी की नज़र संचित पर पड़ी, उनके चेहरे की मुस्कान एक पल में फीकी पड़ गई और उनकी ये जाती हुई मुस्कान वहां मौजूद हर इंसान ने अच्छे से देख ली थी। संचित ने आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। बुझे मन से सोहन जी और सुनीता जी ने उसे खुश रहो का आशीर्वाद दिया। सब बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे। तब तक कार्तिक और विनोद जी भी आ गए थे और कुछ देर बाद अमन भी आ गया था। रागनी आशा काकी की मदद से सबके लिए चाय नाश्ता ले आई। संचित के वहां होने से सोहन जी से ज्यादा सुनीता जी थोड़ी विचलित नजर आ रही थीं। काफी देर से खुद को रोकने में असमर्थ हो चली सुनीता जी ने संचित से पूछ ही लिया, संचित बेटा, कुछ पूछना था तुमसे। सुनीता जी अच्छी तरह से जानती थीं, बेटी की ससुराल में जो कहना हो उसे अच्छे से नाप तौल लेना चाहिए, फिर ही कहना चाहिए। अगर कुछ गलत कह दिया तो बेटी के जीवन पर उस बात का बहुत फर्क पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने खुद को बहुत ही शांत रखते हुए संचित से ये सवाल पूछा था। संचित के साथ साथ सब जानते थे कि सोहन जी और सुनीता जी के मन में इस वक्त किन सवालों ने उथल पुथल मचा रखी है। संचित ने बड़े ही सम्मान के साथ कहा, आंटी जी, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं और मैं आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। संचित की बात सुनकर सोहन जी ने सहजता पूर्वक कहा, हमें बस इतना जानना है कि सामने से रागिनी के साथ शादी की बात पक्की कर तुम उसे मंडप में छोड़कर क्यों चले गए थे? सोहन जी के इस सवाल का जवाब संचित ने बहुत ही शांति से और विस्तार पूर्वक समझा दिया, जिसे सुनकर काफी हद तक सोहन जी और सुनीता जी को तसल्ली हुई। मगर अभी भी सुनीता जी के मन में एक सवाल बाकी था। उन्होंने संचित से पूछा, बेटा, अगर कार्तिक उस दिन यहाँ ना आया होता तब तुम क्या करते? संचित, ऐसा होता ही नहीं आंटी जी, क्योंकि मैंने मम्मी पापा से कहकर उसे इतने फ़ोन करवाए थे कि उसे यहाँ आना ही पड़ गया। और वैसे भी मैंने उसे धमकी दी थी कि अगर वो मेरी शादी की रस्मों में नहीं आया तो मैं अपनी शादी की एक भी रस्म नहीं करूँगा। इतना कहकर संचित हल्के से हंस पड़ा और आपको पता है, इसे लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, मगर जब मैंने इसके बिना हल्दी की रस्म करने से साफ साफ इनकार कर दिया तब इसे समझ आया था कि कोई झूठ नहीं बोल रहा था। उसके बाद संचित अपनी जगह से उठकर सुनीता जी के पास आया और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, आंटी जी, मुझे भी मालूम है, जब कोई लड़की हल्दी तेल चढ़ाने के बाद भी ब्याही ना जाए तो समाज उसे किन नज़रों से देखता है। और जिस लड़की के लिए मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा था उन्हें तो मैं पहले भी अपनी भाभी मान चुका था। उनके बारे में कोई गलत इल्जाम मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने सब कुछ सोच समझ कर ही इतना बड़ा कदम उठाया था। इतना कहकर संचित थोड़ी देर रुका और उसने कहा, अब अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो आप एक बेटी की माँ
होने के नाते मुझे जो भी सजा देंगी मुझे वो मंजूर होगी। संचित चुप होकर सुनीता जी की ओर देखने लगा, जिनकी आंखों में संचित की बात सुनकर थोड़ी सी नमी आ गई थी। उन्होंने संचित के सर पर प्यार से एक टपली मारकर कहा, बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या? इतना सुनते ही सब हंस पड़े और सुनीता जी अमन की ओर देखकर बोली, तुम तो घर चलो बेटा, तुम्हें तो हम घर जाकर सुधारेंगे। बहुत बड़े हो गए हो जो इतना बड़ा काम अकेले करने निकल गए थे। अब अमन भैया की शक्ल देखने लायक थी। उन्होंने सुनीता जी की तरफ देखकर कहा, माँ प्लीज, क्यों बहन की ससुराल में मेरी इज्जत का जनाजा निकाल रही हो? ऐसे ही बातें करते करते शाम से रात होने को आई थी। रागनी एक बार फिर आशा काकी के साथ रसोई घर में खड़ी थी, मगर इस समय वे दोनों साथ मिलकर सबके लिए खाना बनाने की तैयारी में जुटी हुई थीं। बाहर बैठकर सब बात कर रहे थे। सोहन जी ने कहा, भाई साहब, हम तो यहाँ अमन की शादी का निमंत्रण देने आए थे, मगर बातों बातों में इस बात के लिए समय ही नहीं मिला। विनोद जी, कोई बात नहीं समझी जी, आप इसी बहाने हमारे यहाँ तो आए। सुगंधा जी ने पूछा, वैसे भाई साहब शादी कब की है? इसका जवाब सुनीता जी ने दिया, जी आज से पूरे 15 दिन बचे हैं। सुनीता जी ने थोड़ा हिचकिचाहट के साथ कहा, जी अगर आपकी अनुमति हो तो क्या हम रागनी को अपने साथ ले जा सकते हैं? इतना सुनते ही कार्तिक के कान खड़े हो गए। सुगंधा जी, आप रागनी से पूछ लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये शादी ब्याह के काम तो मिलजुल कर करने ही होते हैं। खाना बनाने के बाद रागनी खाना मेज पर लगाने लगी और आशा काकी सलाद पापड़ वगैरह ले आईं। खाना लगाने के बाद रागनी ने सबको खाना खाने के लिए कहा। सब साथ बैठकर बातें करते हुए खाने का मजा ले रहे थे और संचित वो तो अमन को छेड़कर ही मजे ले रहा था। अमन की बात पर कभी मुस्कुराकर रह जाता तो कभी शर्मा कर। सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी सुनीता जी ने कहा, रागनी बेटा, हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो। शादी में अंदर बाहर के बहुत सारे काम होते हैं। अब इतने सारे काम मैं अकेले तो नहीं कर पाऊंगी, इसलिए बेटा तुम भी हमारे साथ चलो। रागनी को समझ ही नहीं आया कि वो अपनी माँ से क्या कहे, क्योंकि उसने कार्तिक के चेहरे की उदासी देख ली थी और वो समझ गई थी कि कार्तिक नहीं चाहता कि वो अभी उनके साथ जाए। वैसे अभी जाना तो रागनी भी नहीं चाहती थी, मगर माँ को मना कैसे करे ये भी उसकी समझ नहीं आ रहा था। रागनी को खामोश देखकर सुनीता जी कुछ कहने को ही, मगर उससे पहले ही अमन ने कहा, क्या माँ, आप भी ऐसे अचानक उसे चलने के लिए कहेंगी तो वो कैसे हाँ कहेगी? आपको याद नहीं इसे अपना सामान लगाने में कितना वक्त लगता है? अमन कह तो अपनी माँ से रहा था, मगर उसकी नज़र कार्तिक पर ही बनी हुई थी, जो चुपचाप अपने खाने की प्लेट में नज़र गड़ाए खाना खा रहा था और ऐसे जता रहा था जैसे उसे कोई मतलब ही नहीं है वहाँ हो रही बातों से। अमन ने आगे कहा, 1-2 दिन में जीजाजी खुद छोड़ने आ जाएंगे या मैं खुद से लेने आ जाऊंगा। क्यों जीजाजी, सही कहा ना मैंने? अपना जिक्र सुनकर कार्तिक ने नजरें ऊपर उठाकर अमन की तरफ देखा, जिस पर अमन ने एक हल्की मुस्कान होठों पर सजाकर कहा, क्यों जीजाजी, आप लेकर आ जाएंगे ना रागनी दी को 2-3 दिन बाद? अमन के कहने पर सब कार्तिक की तरफ देखने लगे और सबको अपनी तरफ देखता पाकर कार्तिक ने हड़बड़ाकर कहा, जैसा सब ठीक समझें। कार्तिक की हड़बड़ाहट देखकर सब हंसने लगे। ऐसे ही हंसी मजाक में सबने खाना खाया। खाना खाकर सोहन जी, सुनीता जी और अमन एक बार फिर सबको शादी में आने का कहकर विदा लेकर चल दिए और जाते जाते सुनीता जी कार्तिक को रागनी को घर लेकर आने को कहना नहीं भूली। आज के दिन में सब अच्छे से हो गया। रागनी के माँ पापा ने संचित की बात अच्छे से सुनी और समझी और उन्होंने संचित को माफ़ भी कर दिया। मगर एक बात जो सुनीता जी, सोहन जी और अमन जी रागनी से पूछना चाहते थे, मगर उसके ससुराल वालों के सामने उसे पूछ नहीं पाए, वो सवाल था विश्वास का। क्या रागनी को उन लोगों पर विश्वास नहीं था जो रागनी ने अपने मन की बात उनसे साझा नहीं की? इस सवाल का जवाब भी कहीं ना कहीं सब जानते थे और वो जवाब था
कि रागिनी ने कभी आगे बढ़कर उनसे कुछ मांगा ही नहीं। जो उन्होंने कर दिया, रागिनी ने उसे ही स्वीकार कर लिया। कभी पलटकर कोई सवाल पूछा ही नहीं उसने। सोहन जी, सुनीता जी घर आ गए थे। अमन को कुछ काम आ गया था, इसलिए वो थोड़ा लेट आने वाला था। रागिनी काम खत्म कर कमरे में आ गई। कार्तिक सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था। रागिनी ने आकर चेंज किया और बेड पर आकर बैठ गई। उसने कार्तिक की तरफ देखा, जो ऐसे दिखा रहा था जैसे उसे रागिनी के आने का पता ही न चला हो। रागिनी कुछ देर ऐसे ही बैठी रही। फिर उसने कार्तिक को आवाज लगाई, कार्तिक जी। रागिनी की आवाज सुनकर कार्तिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मगर उसे छिपाकर कार्तिक ने बिना रागिनी की तरफ देखे कहा, हम। रागिनी, सो जाइए, रात बहुत हो गई है। कार्तिक, तुम सो जाओ, मुझे काम है, मैं इसे पूरा करके सो जाऊंगा। रागिनी ने आगे से कुछ नहीं कहा और चुपचाप करवट लेकर लेट गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद कार्तिक भी अपना काम खत्म कर कर आ गया और आकर लेट गया। कार्तिक ने अपना एक हाथ कोहनी से मोड़कर उस पर अपना सर टिकाया हुआ था और दूसरा हाथ रागिनी के कंधे पर रख लिया। कार्तिक, मुझे पता है तुम सोई नहीं हो अभी तक। रागिनी ने कुछ नहीं कहा। कार्तिक ने थोड़ा आगे झुककर रागिनी के गाल से अपने गाल सटाकर कहा, लगता है ये खूबसूरत चेहरा मुझसे नाराज है। रागिनी ने ना कुछ कहा और ना ही अपनी आंखें खोलकर कार्तिक की तरफ देखा। कार्तिक, यार क्या हो गया, इतना नाराज क्यों हो? 2 दिन बाद तो तुम चली जाओगी और आने में कितना समय लगेगा कुछ पता नहीं, और तुम हो कि मुझे सताए जा रही हो। ये शिकायत कार्तिक ने जिस प्यार और जिद और जिस शरारत के साथ रागिनी से की थी, उसे महसूस कर रागिनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो जैसे ही सीधी हुई, उसका चेहरा कार्तिक के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया। रागिनी और कार्तिक की नज़रें इस एक पल में आपस में उलझकर रह गईं। कार्तिक की नज़रों में बस बहके बहके से जज्बात उतरने लगे, जिसे देखकर रागिनी ने अपनी नज़रें फेर लीं और कार्तिक के जज्बात पल भर से भी बहुत कम हिस्से में ही टूट गए। कार्तिक पीछे हट गया। अब न रागिनी की हिम्मत थी कि वो कार्तिक से कोई बात कर सके और ना ही कार्तिक की हिम्मत थी कि वो रागिनी से कोई बात कर सके। कार्तिक ने रागिनी को गुड नाइट विश किया और अपनी जगह पर लेट गया और रागिनी मन ही मन खुद से कहने लगी, माफ़ करना कार्तिक जी, अभी आपको बस कुछ दिन का और इंतज़ार करना होगा, क्योंकि आपके इस इंतज़ार का फल आपको पूरे ब्याज के साथ वापस जो करना है। और ये सोचकर रागिनी के चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान तैर गई। उसने पलटकर कार्तिक की तरफ देखा, जो आंखें बंद किए सोने की कोशिश कर रहा था। रागिनी कार्तिक को देखकर कुछ सोचने लगी और फिर उसने आगे बढ़कर कार्तिक के गाल पर किस किया और उसके सीने पर सर रख कर लेट गई। कार्तिक ने आंखें खोलकर रागिनी की तरफ देखा और बिना कुछ कहे उसके सर को सहलाने लगा और कुछ समय पश्चात ही दोनों गहन निद्रा में चले गए। 2 दिन बाद रागिनी अपने घर चली गई। उसे लेने अमन आया था। रागिनी ने कार्तिक को फोन कर बताया कि आज अमन भैया आ रहे हैं मुझे लेने। रागिनी को छोड़कर आने का मन कार्तिक का था, इसलिए जब उसने सुना कि अमन भैया आ रहे हैं तो उसे थोड़ा बुरा लगा, मगर उसे ज़्यादा बुरा तब लगा जब रागिनी ने उसे बताया कि वो अभी जा रही है। कार्तिक ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ इतना कहा, हम ठीक है। इतनी नासमझ तो रागिनी भी नहीं थी कि वो कार्तिक के मन की बात ना समझ सके, मगर वो कर भी क्या सकती थी। उसने भी आगे से उसे अपना ध्यान रखिएगा कहकर फोन रख दिया था और चली आई थी अमन भैया के साथ। उधर पारस जब से वापस आया था, तब से ही उसकी मम्मी रजनी जी उसके पीछे पड़ गई थीं उसकी शादी को लेकर। रजनी जी का कहना था, पारस बेटा, नमन तुमसे छोटा है, उसकी भी शादी हो गई है, अब तुम भी शादी कर लो और जो बिजनेस तुम दूसरे शहर में कर रहे हो उसे वहाँ से समेट कर यहाँ शिफ्ट हो जाओ। पारस अपनी मम्मी की बात टालता रहता था, मगर आज तो जैसे रजनी जी पूरे मूड में बैठी थीं कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, वे पारस को शादी के लिए मना कर ही दम लेंगी। रात के समय सब बैठे खाना खा रहे थे जब उन्होंने एक बार फिर पारस की शादी की बात उठाई। रजनी जी, नमन, तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हारे भैया को भी शादी कर लेनी चाहिए? नमन ने एक बार पारस की तरफ देखा और एक बार रजनी जी की तरफ। फिर उसने कहा,
मम्मी, आप कितने सालों से भैया को शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रही हो, मगर भैया माने क्या आज तक, जो आप फिर से कोशिश करने लग गई हैं भैया को मनाने की। पारस चुपचाप अपने खाने पर ध्यान दे रहा था। रजनी जी ने पंकज जी की ओर देखकर कहा, अब आप भी समझाइए ना अपने बेटे को कि वो शादी कर ले, अपना घर बसा ले। पंकज जी, अब इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। नहीं है इसकी मर्जी शादी करने की, तो क्या जबरदस्ती करें इसके साथ। शादी ब्याह की बात है, कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। पंकज जी कहीं ना कहीं जानते थे पारस के शादी ना करने के फैसले के पीछे का क्या कारण है, मगर एक पिता होने के नाते उस सच को अपनाने से डर भी रहे थे। पंकज जी नहीं चाहते थे कि उनका ये भ्रम कभी टूटे, इसलिए उन्होंने पारस के साथ शादी को लेकर कभी जोर नहीं दिया। रजनी जी अब गुस्से में उबल पड़ी। कोई भी पारस को समझाने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने गुस्से में पारस से कहा, मुझे तुम साफ साफ बताओ पारस, कि तुम्हें शादी करने में क्या प्रॉब्लम है। पारस ने शांत लहजे में कहा, मम्मी आप बेकार की जिद लेकर बैठ गई हो। मैं यहाँ आप सबके साथ कुछ अच्छा समय व्यतीत करने आता हूँ, और आप हमेशा यही शादी की रट लगाए रहती हो। मैं आपको कह चुका हूँ कि मैं शादी नहीं करने वाला। रजनी जी, देखो बेटा, अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो बता दो, हमें इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। नमन ने भी तो अपनी पसंद की लड़की से शादी की है। पारस ने एक लंबी सांस लेकर खुद को संयत किया। अब वो खुद को तैयार कर रहा था कि वो अपने घर वालों को अपने और संचित के रिश्ते का सच बता सके। आज ये सच बताना जरूरी हो गया था। आखिर वो कब तक अपनी मम्मी को टाल सकता था। पारस ने रजनी जी की तरफ देखकर कहा, मम्मी मैं किसी को पसंद करता हूँ। उसकी बात पूरी होने से पहले ही रजनी जी ने बीच में खुश होकर कहा, तो ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई। कौन है वो लड़की, कहाँ रहती है। पारस ने रजनी जी के पास जाकर उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बहुत हिम्मत के साथ कहा, मम्मी मैं जिसे पसंद करता हूँ उसका नाम संचित है। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद हर इंसान हैरान रह गया और पारस की तरफ देखने लगा, सिवाय नमन के। रजनी जी ने हैरानी से पारस की तरफ देखते हुए कहा, बेटा ऐसा मजाक नहीं करते। देख देख, तू मजाक मत कर पारस। पारस, मम्मी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं सच में संचित को पसंद करता हूँ और उसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। पारस ने इतना ही कहा था कि उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि पारस का मुंह एक तरफ घूम गया। पारस ने गर्दन सीधी कर सामने देखा तो उसे गुस्से में दमकता हुआ अपनी मम्मी का चेहरा नजर आया। रजनी जी की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद उन्होंने पारस से कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपने आंसू पोंछते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गईं। पारस वहीं खड़ा अपनी मम्मी को जाते हुए देखता रह गया। उसने हिम्मत कर पंकज जी की तरफ देखा। पंकज जी भी उसकी तरफ ही देख रहे थे, मगर वे भी बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर चल पड़े। पारस वहीं बैठ गया। नमन ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा, जिसे महसूस कर पारस ने अपनी आंसुओं से भरी आंखें उठाकर नमन की तरफ देखा। नमन ने पारस के सामने आकर उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहा, मुझे आपके संचित के रिश्ते के बारे में पता था। ये बात सुनकर पारस को झटका लगा। नमन ने अब पारस का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, ये बात कार्तिक ने मुझे आपके आने के अगले दिन ही बता दी थी, और उसने मुझसे कहा था इन दोनों का रिश्ता बहुत ही अलग है। इस रिश्ते के लिए दोनों घरों के सदस्यों को राजी करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, और मुझे एक अच्छा भाई होने के नाते आपकी मदद करनी होगी। नमन ने पारस की तरफ हल्की सी मुस्कान से देखकर कहा, हम सब मिलकर आपके और संचित के इस अनोखे रिश्ते के लिए पूरी कोशिश करेंगे और घर वालों को मना कर ही रहेंगे। पारस, और अगर नहीं माने तो। इस बार किरण ने आगे आते हुए कहा, ऐसे कैसे नहीं मानेंगे भैया, हम सब कोशिश करेंगे और आप अपने प्यार पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। पारस ने अपनी मम्मी के कमरे की ओर देखकर कहा, होप सो। पारस ने आज हिम्मत कर अपने घर वालों के सामने अपने और संचित के रिश्ते के बारे में बता दिया था। पारस की बात सुनकर रजनी जी को धक्का लगा। वहीं पंकज जी को भी इस बात से हल्का झटका लगा, मगर वे कहीं ना कहीं वे पारस की बात को समझ चुके थे कि आज तक पारस ने शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कहा। नमन को ये बात कार्तिक पहले ही समझा चुका था, और नमन ने किरण को भी बता दिया था पारस और संचित के बारे में। इस रात में कोई भी चैन से ना सो सका।
पारस का फोन भी लगातार बजकर बंद हो चुका था। संचित उसे लगातार फोन किए जा रहा था, मगर अभी पारस संचित से भी बात नहीं करना चाहता था। पारस ने संचित को मैसेज छोड़ दिया, कल सुबह वहीं मिलेंगे, समय पर आ जाना। संचित को कुछ अजीब लगा, मगर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा सुबह तक की ही तो बात है, सुबह मिलकर ही पूछ लूँगा। और उसने भी ठीक है और गुड नाइट विश कर दिया। पारस ने उसका मैसेज देखकर उसे गुड नाइट विश किया और अपना फ़ोन बेड पर एक तरफ फेंक दिया। पारस बेड पर पैर नीचे लटका कर लेट गया था और सोचने लगा, अब मम्मी पापा को कैसे समझाया जाए। अगली सुबह संचित तैयार होकर पारस से मिलने पहुंच गया। आज पारस वहां पहले से ही बैठा संचित का इंतजार कर रहा था। संचित जाकर उसकी बगल में बैठ गया। उसने नजर भरकर पारस को देखा और फिर नजरें सामने की तरफ घुमा लीं। संचित ने पारस के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, सारी रात अच्छे से सोए नहीं और आंखों की चमक के साथ साथ चेहरे की रौनक को भी कहीं खोकर आए हो। इतना कहकर उसने पारस की तरफ देखकर कहा, अब बता भी दीजिए, ऐसा क्या करके आए हैं। अब जो हमारा दिल घबरा रहा है आपकी ये हालत देखकर। पारस ने हल्के से मुस्कुराकर संचित से कुछ कहना चाहा, उससे पहले ही संचित ने कहा, जानता हूँ बहुत बेकार जोड़ा था शायरी का। इस बार संचित ने थोड़ा संजीदा लहजे में कहा, आप परेशान लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या। पारस ने सामने की तरफ देखते हुए कहा, कल रात मैंने घर वालों के सामने हमारे रिश्ते के बारे में बता दिया। संचित घर वालों का क्या रिएक्शन था। पारस ने रात हुई सारी बातें संचित को बता दी। सारी बातें जानने के बाद संचित ने कहा, ये तो होना ही था, जब ये रिश्ता ही इतना अजीब है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और हम हमेशा साथ रहेंगे। पारस ने एक उदासी भरी मुस्कान के साथ संचित की तरफ देखा और उसके सर को हल्के से सहलाकर कहा, अब ये बम तुम्हारे घर में भी फूटने वाला है। मम्मी ने अब तक तो फ़ोन कर आंटी जी को सब बता भी दिया होगा। संचित, मुझे कार्तिक को इस बारे में बताना होगा। पारस, नहीं संचित, हम कार्तिक को परेशान नहीं कर सकते। उसकी लाइफ अभी तो कुछ ठीक होनी शुरू हुई है। ऐसे में हमें उसे अपनी टेंशन नहीं देनी चाहिए। जो भी होगा हम मिलकर संभाल लेंगे। संचित, आपकी बात भी ठीक है, मगर आपको क्या लगता है ऐसा हो सकता है कि उसे अब तक इस बात की खबर ना मिली हो। पारस नासमझ की तरह संचित की तरफ देखने लगता है तो संचित उसकी गर्दन सामने की तरफ घुमा देता है। पारस सामने से आते कार्तिक और नमन को देखकर हैरान रह जाता है। पारस उन दोनों को अपने सामने देखकर हैरान होकर कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। आप दोनों को ढूंढते ढूंढते आ गए, मगर तुम दोनों हमें क्यों ढूंढ रहे थे। पारस, नमन, ताकि चारों साथ मिलकर आपके प्यार की नैया को पार लगा सकें। अब पारस ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप बैठ गया। कार्तिक और नमन भी उनके साथ ही बैठ गए। कार्तिक, आगे क्या सोचा है। संचित, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें। नमन भैया, आपका क्या विचार है, आगे क्या करना है। पारस, सोच रहा हूँ वापस चला जाऊँ। संचित, आप हालात देखकर भाग रहे हैं, अभी तो आपने कोई कोशिश भी नहीं की कि घर वालों को समझाने की, और आप भागने की बात कर रहे हो। संचित को गुस्सा आ गया था। कार्तिक ने संचित को संभालते हुए कहा, शांत हो जा भाई, शांत। और फिर कार्तिक ने पारस से कहा, भैया आप अभी कहीं नहीं जाओगे, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक दोनों परिवार वालों को आपके बारे में सब कुछ पता न चल जाए। उसके बाद जैसे हालात रहेंगे हम सब मिलकर वैसे ही काम करेंगे। पारस, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। नमन, जब तक हम आपके रिश्ते को मंजूरी नहीं दिलवा देते तब तक हम कोशिश करते रहेंगे। थोड़ी देर बात करने के बाद सब अपने अपने पथ पर आगे बढ़ चले। सुगंधा जी बाहर हॉल में बैठी आशा काकी के साथ बातें कर रही थीं कि उनके घर की बेल बजी। आशा काकी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने रजनी जी को देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने रजनी जी को नमस्कार कर उन्हें घर के अंदर आने के लिए कहा। रजनी जी को इस समय अपने घर देखकर सुगंधा जी भी हैरान रह गईं। उन्होंने आगे बढ़कर रजनी जी का अभिवादन किया। रजनी जी ने भी अच्छे से प्रत्युत्तर दिया। आशा काकी रजनी जी के लिए चाय नाश्ता ले आईं।
थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद रजनी जी ने सुगंधा जी से संचित के बारे में पूछा। सुगंधा जी को थोड़ा अजीब लगा, मगर ज़्यादा ध्यान न देते हुए उन्होंने संचित के बारे में बता दिया। रजनी जी सुगंधा जी से बातें करने लग गईं। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद रजनी जी ने सुगंधा जी से संचित के बारे में पूछा, जिसे सुनकर सुगंधा जी को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जिस तरह से रजनी जी ने संचित के बारे में पूछा था, वो तरीका सुगंधा जी को खटक रहा था। फिर भी सुगंधा जी सामान्य रहते हुए रजनी जी की बातों का जवाब दे रही थीं। रजनी जी के एक सवाल ने सुगंधा जी को थोड़ा हैरान कर दिया। आपको नहीं लगता कि अब संचित की भी शादी हो जानी चाहिए? रजनी जी, सुगंधा जी, जी। सुगंधा जी ने हैरानगी के साथ कहा। रजनी जी, इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? आज नहीं तो कल संचित को शादी तो करनी ही है। सुगंधा जी के मन को रजनी जी की ये बात खटक गई। उन्होंने रजनी जी की तरफ गहरी नजरों से देखते हुए कहा, आप यहाँ संचित की शादी की बात करने आई हैं? रजनी जी, जो अब तक आराम से बात कर रही थीं, उन्होंने अब अपनी मीठी बातों में तानों का जहर घोलकर सुगंधा जी की तरफ आंखें नचाकर कहा, हाँ भाई, मैं यहाँ संचित की शादी के बारे में ही बात करने आई हूँ, और साथ ही ये भी बताने आई हूँ, जितनी जल्दी हो सके अपने लड़के की शादी कहीं और करवा दो। सुगंधा जी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि रजनी जी कह क्या रही हैं। उनकी हालत देखकर रजनी जी हल्के से हंस पड़ी, मगर इस हंसी में भी एक दर्द था, एक माँ का दर्द, जिसका बेटा किसी लड़की को अपना हमसफर बनाने की बात कर रहा है, वो दर्द। रजनी जी ने सुगंधा जी की हालत देखकर कहा, मैं आपको अब सब कुछ बिना किसी लाग लपेट के बता रही हूँ। और इतना कहकर उन्होंने पारस और संचित के रिश्ते का सच सुगंधा जी को बता दिया, जिसे सुनकर सुगंधा जी अपना सर पकड़कर बैठ गईं। सुगंधा जी को रजनी की बताई इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था। कुछ और बातें कर रजनी जी चली गईं। रजनी जी के जाने के बाद सुगंधा जी वहीं बैठी रजनी जी की बातों को सोचने लगीं। शाम के समय जब सब घर आ गए, तब सुगंधा जी ने सबके सामने संचित से साफ साफ शब्दों में पारस के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछ लिया। संचित समझ गया था कि हो ना हो ये रजनी आंटी का ही काम है, इसलिए उसने भी साफ और बिल्कुल सामान्य तरीके से उन्हें सारी बातें बता दीं, जिसे सुनकर विनोद जी भी हैरान रह गए। उन्हें संचित पर गुस्सा आया, मगर कहा कुछ नहीं। कार्तिक ने आगे बढ़कर सुगंधा जी को संभाला और कहा, मामी जी, आप अभी अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए, हम रात को बात करते हैं। सुगंधा जी, क्या बात करें अब कार्तिक, इसने कुछ बात करने लायक छोड़ा है? सुगंधा जी ने एक नज़र संचित को घूर कर कहा, और आगे बिना कोई बात कहे या सुने अपने कमरे की ओर बढ़ गईं। संचित लाचारगी भरी नजरों से कार्तिक की तरफ देख रहा था, जिसे समझकर कार्तिक ने उसे आंखों से ही सब कुछ ठीक हो जाने का आश्वासन दिया। संचित ने विनोद जी से बात करने की कोशिश की, मगर विनोद जी उसके कुछ कहने से पहले ही वहां से चले गए। संचित ठगा सा खड़ा अपने मम्मी पापा को जाते हुए देखता रहा। आशा काकी, जो इतनी देर से खड़ी सब कुछ सुन देख रही थीं, उन्होंने संचित के पास आकर कहा, संचित बेटा, इस बात को स्वीकार करना किसी के भी मम्मी पापा के लिए आसान बात नहीं है। आज रजनी जी जिस तरह से बात कर रही थीं, उसे साफ जाहिर हो रहा था कि वो कितनी विचलित हो गई हैं। अपने बेटे की पसंद के बारे में जानकर उन्होंने संचित को समझाते हुए कहा, तुम हिम्मत मत हारो, प्यार करना आसान होता है, मगर उसे निभाना बहुत मुश्किल। ये तुम दोनों के प्यार की परीक्षा है। ये समाज हमेशा से ही प्यार का दुश्मन रहा है, और तुम्हारा प्यार तो वैसे भी बहुत ही अनोखा है। तुम चिंता मत करो, सब सही होगा। संचित आशा काकी के गले लग गया। आशा काकी प्यार से उसका सर सहलाने लगी, और कार्तिक वहीं खड़ा दोनों को देख रहा था। आशा काकी रात के खाने की तैयारी करने चली गईं। कार्तिक और संचित अपने अपने कमरे में चले गए। संचित ने कमरे में आकर पारस को फोन मिलाया। संचित का नाम अपने फोन की स्क्रीन पर देखकर पारस ने झट से कॉल पिक कर ली। उसने फोन कान से लगाकर हेलो कहा। संचित, कैसे हो? उसकी आवाज में उदासी भांपकर पारस ने कहा, पहले तुम बताओ कि तुम कैसे हो? संचित ने एक सांस लेकर कहा, मेरी होने वाली सासू माँ ने आपकी होने वाली सासू माँ के सामने
हमारे प्यार का अलिखित प्रेम पत्र बहुत ही खूबसूरती के साथ पड़ा है, वो भी आपकी ससुराल में आकर। पारस को कुछ समय लगा समझने में, मगर समझ में आते ही पारस एकदम उछल पड़ा और उसने कहा, मतलब तुम्हारे घर भी बात पहुंच गई? संचित, ये तो होना ही था। आपने सुना नहीं क्या? इश्क और मुस्क छिपाए नहीं छिपते। पारस ने थोड़ी देर रुककर कहा, अब क्या सोचा है? संचित, सोचना क्या है, अब तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। पारस संचित की बात सुनकर मुस्कुरा कर रह गया। पारस जानता था संचित उसके सामने हमेशा खुश रहता है, क्योंकि वो उसे हमेशा खुश देखना चाहता है। ऐसे ही कुछ और बात करने के बाद संचित ने फोन रख दिया और आने वाले समय के बारे में सोचने लग गया। संचित को लगने लगा था कि उसे पारस के बिना ही जीना पड़ेगा, मगर ये जीना उसके लिए मरने से भी परे होगा। संचित अपने और पारस दोनों के लिए हर संभव असंभव प्रयास करने के लिए तैयार था। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।